हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम प्रत्येक क्लास में ARO के लिए अच्छे लेवल के जीके जीएस के क्वेश्चन लाते हैं। आरओ पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही हम आपको क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। होम रूलिंग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? एनी बेसेंट तिलक। तो सर्वप्रथम पूछा गया है किसने इसको प्रारंभ किया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, एनी बेसेंट ने ही होम रूलिंग आंदोलन को सर्वप्रथम जो है प्रारंभ किया था। यदि प्रश्न में स्थापना पूछ लेता कि सर्वप्रथम इसकी स्थापना किसने की थी, तब आपको आंसर लगाना है तिलक ने जो इसकी स्थापना की थी अप्रैल 1916 को। जबकि एनी बेसेंट ने होम रूलिंग आंदोलन की स्थापना की थी सितंबर 1916 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा हुआ है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है। केवल 1 और 3 यहाँ पर सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की यह संस्थापिका नहीं थी, यह इसकी क्या थी? सदस्य थी। प्रश्न जो पूछा जाता है मिलान वाले प्रश्नों में थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है, तो एनी बेसेंट वहाँ पर हमको लगाना होता है। और दोस्तों, यदि हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। एक अच्छा पॉइंट है ये भी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी ब्लावेटस्की ने की थी। और कर्नल अलकोट, इन दोनों ने जो है इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। भोजन, काम और उत्पादकता 7वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। 7वीं पंचवर्षीय योजना चली थी 1985 से लेकर के 1992 तक। कल भी प्रश्न आया था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य एक पॉइंट आया था, और वहाँ पर हमने बताया था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था रोजगार का सृजन करना। तो किसका सृजन करना था? रोजगार का। तो काम के लिए जो है रोजगार का सृजन करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देवा बाराबंकी दिया गया है, आल्हा महोबा दिया गया है, कर्मा मथुरा दिया गया है, कजरी मिर्जापुर यहाँ पर दिया गया है। तो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी। कर्मा लोक नृत्य का संबंध जो है मथुरा से नहीं है, इसका संबंध जो है सोनभद्र जिले से है। जबकि अन्य से भी यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। कजरी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो मिर्जापुर आपको याद रखना है। आला बुंदेलखंड महोबा। और देवा शरीफ का मेला तो बाराबंकी में लगता है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 5। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। वैदिक काल का पूछा गया है, इसमें महत्वपूर्ण देवताओं का चयन करना है। तो डी राइट आंसर है। अग्नि, इंद्र, सोम, ये वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता हैं। प्रश्न नंबर 6। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 100वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। चिली, पराग्वे, पनामा, स्पेन। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 100वें सदस्य बने हैं पराग्वे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये भी हाल ही में बने हैं। तो 2024 में ही 99वां सदस्य देश बना है आपका स्पेन। तो 99वां स्पेन बना है और 100वां बना है आपका पराग्वे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय आप सभी जानते हो, वो हरियाणा के गुरुग्राम में है। और इसकी स्थापना जो है
2015 में हुई थी। प्रश्न नंबर 7 है, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सम्मिलित कीजिए। राज्य और प्रतिनिधित्व दिया गया है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 25 सीटें हैं। यहाँ पर देखिए ABC को ऊपर मेंशन किया गया है और नीचे जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 को दिया गया है। तो C का यहाँ पर फर्स्ट आएगा और C का फर्स्ट देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन D में है। तो D तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो चुका है। तमिलनाडु में लोकसभा की जो है 39 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है। इसमें लोह होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो बात हो रही है रक्त की। तो रक्त के बारे में देखना है कि यह चारों पॉइंट सही है या फिर कोई पॉइंट यहाँ पर आपको सही नहीं लग रहा है। कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन C चुनने वालों का यहाँ पर राइट आंसर है। 1, 2 एवं 4 यहाँ पर सही है। देखिए यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये बात यहाँ पर गलत है क्योंकि प्रतिरक्षा को प्रदान करता है WBC, श्वेत रक्तकणिकाएं जो है रोगों से हमारी रक्षा करती हैं। इस प्रकार यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 सही नहीं था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, नील नदी के बारे में कौन सा कथन सही है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। यह पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। नील नदी का अधिकांश भाग मिस्र में बहता है। हमने आपको एक दिन क्लास में अच्छे से समझाया था नील नदी के बारे में, तो आप इस प्रश्न को बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन A आएगा, ऑप्शन B आएगा या फिर ऑप्शन C या फिर ऑप्शन D आंसर आएगा। तो D यहाँ पर करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर सभी पॉइंट सही लिखे हुए हैं। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी होती है। नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है और यह पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और अधिकांश भाग जो है इसका मिस्र में बहता है। अच्छे से हमने आपको बताया था। यहाँ पर फिर दोबारा से हमने इसका चित्र ले लिया है, उसी प्रकार हमने पिछली क्लास में भी लिया था। देखिए नील नदी यहाँ से विक्टोरिया झील से निकलती है और ये वाली जो नील नदी है इसका नाम जो है श्वेत नील है, यानी कि श्वेत नील है जो यहाँ से निकलती है विक्टोरिया झील से। यहीं से ताना झील से निकलती है ब्लू नील, इस प्रकार निकलती हुई चलती है। तो यहाँ पर दोनों आकर मिल जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि ये नदी दक्षिण से जो है उत्तर की ओर बह रही है और ऐसे बहती हुई इसको आगे चल करके नील नदी का नाम दे दिया जाता है और ये नदी भूमध्य सागर में जा कर के गिर जाती है। तो मेडिटेरियन सी में ये नदी गिर जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से जान लिया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, परीक्षा में जो है पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 10 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ जनजाति दी गई है और दूसरी तरफ राज्य यहाँ पर दिया गया है। तो टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में निवास करती है, 1 का 3 लिख दीजिए। लेप्चा सिक्किम राज्य में, तो B का 1 आएगा। बिहोर, ये इम्पोर्टेंट है, बिहोर जनजाति झारखंड राज्य में पाई जाती है, तो C का 4 आएगा। गारो जनजाति मेघालय, तो D का 2 आएगा। गारो, खासी, जैंतिया ये सभी जनजाति मेघालय में निवास करती हैं। तो 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन B राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 11 है, मेघों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर हमें उत्तर का चयन करना है। मेघों को ऊंचाई और उनके रूप के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो ये हमको सही पॉइंट लग रहा है कि मेघों को जो है उनकी ऊंचाई के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ऊंचाई के अनुसार
उच्च, मध्यम और निम्न मेघों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। फिर तीसरे पॉइंट में कहा गया है स्तरीय, वर्षास्तरीय और स्तरीय कपासी मेघ उच्च मेघ होते हैं। तो सही यहाँ पर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 यहाँ पर सही है। तीसरे वाला पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। स्तरीय, वर्षास्तरीय और स्तरीय कपासी मेघ जो है उच्च मेघ नहीं होते हैं, ये आपके निम्न मेघ होते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा। देखिए ऊंचाई के आधार पर उच्च, मध्य और निम्न मेघों के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो जो वर्षास्तरीय होते हैं, थोड़ा सा याद रखें ऐसे कि वर्षास्तरीय जो होते हैं वो नीचे होते हैं और वर्षा कपासी जो काले मेघ होते हैं वो नीचे ही होते हैं। तो नीचे से याद रखेंगे, निम्न थोड़ा सा रिलेट रखेंगे तो ये पॉइंट याद रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन करण का प्रश्न है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। यदि फ्रीजर पर बर्फ़ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। कारण बर्फ़ एक दुर्बल चालक है। ये इसका यहाँ पर कारण दिया गया है। तो सही उत्तर का चयन करना है कि ऑप्शन ए आएगा या फिर ऑप्शन बी आएगा या सी और डी में से कोई एक आएगा। तो ऑप्शन ए चुनने वालों का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए, यदि फ्रीजर पर बर्फ़ इकट्ठी हो जाती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात है। और बर्फ़ एक दुर्बल चालक है, ये पॉइंट भी यहाँ पर सही है। अर्थात आर ए का सही स्पष्टीकरण जो है हो रहा है इस प्रश्न में। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देश और मुद्रा यहाँ पर दी गई है। तुर्की की मुद्रा लीरा है, तो एक का 2 आएगा। वेनेजुला की मुद्रा है बोलीवर, तो बी का 3 आएगा। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है दिरहम, तो सी का 4 आएगा। आर्मेनिया की मुद्रा है आर्मेनियम ड्रेम, तो डी का 1 आएगा। राइट आंसर, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। हम सभी का यह प्रश्न करेक्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है विष्णु को, शिव को, सूर्य को, पार्वती को। तो यह मंदिर समर्पित है शिव को। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट में संस्थान दिए गए हैं और सूची सेकंड में अवस्थिति दी गई है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहाँ पर है ये? तो ये आपका है लखनऊ में, तो एक का 1 आएगा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये आपका उन्नाव में है। राज्य श्रम विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, तो ये आपका आगरा में है। और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ये कानपुर में है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प हो जाता है। 1, 2, 3, 4 यहाँ पर सही है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जो कि कानपुर में है। उचित पॉइंट लगने पर उसको नोट अवश्य कर लिया करो। प्रश्न नंबर 16, रिक्त स्थान में उचित चयन को भरें। 2021 में उत्तर प्रदेश का अभिलिखित रिकॉर्डेड वन क्षेत्र अपने कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना था? 3%, 5%, 7.22%, 9%। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, 7.22% था उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र। प्रश्न नंबर 17 है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? 21.71%, 21.54%, दोनों में से एक आंसर है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, 21.71% है। यदि हम वन आच्छादित में वृक्षावन को भी जोड़ दें तो यह हो जाता है 24.62%। इम्पोर्टेंट डाटा है ये, 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार है। और दोस्तों, इससे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में 2014 और 2017 में भी बना था, तो आगे भी बन सकता है।
तो मैंने इस पॉइंट को जो है शामिल किया था। विश्व दलन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन की पहचान करें। विश्व दलन दिवस प्रतिवर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। वर्ष 2024 के लिए विश्व दलन दिवस की थीम है, तो इसकी थीम यहाँ पर दी गई है, पल्सिज नोरिशिंग सोइल्स एंड पीपल। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, ये वाली थीम यहाँ पर लिखी हुई है। क्या सही है? हाँ, ये वाली थीम इसकी है 2024 की। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य लिखे हुए हैं, तो सी राइट आंसर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। देखिए हमारी प्रत्येक क्लास में अच्छे ही प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। जो चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से भाई जुड़ सकते हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है, तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर मिलान करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ वर्ष है 1951 से 1956, ए का 2 आएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना यह चली थी 1961 से लेकर के 1966 तक, तो बी का 3 आएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ वर्ष है 1969 से 1974। हमने आपको बताया था भी, जैसे ही तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म हो 66 बाद में आता है, या तो आप इसमें 3 ऐड कर दीजिए, एकदम से पता चल जाएगा कि ये 1969 से स्टार्ट हुई थी, या फिर आप 2 साल का गैप मान लीजिएगा और फिर आप जो है इसको याद कर लीजिएगा। छठी पंचवर्षीय योजना का जो वर्ष है 1980 से 1985 है। तो इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर है 2, 3, 4, 1। तो 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी में है। तो सन हमको पता रहना चाहिए, तो ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न जब बनता है तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। प्रश्न नंबर 20, भारत में आर्थिक उदारीकरण इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था। तो चारों पॉइंटों में देखिए कौन सा आंसर आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ में भारत में आर्थिक उदारीकरण जो है शुरू हुआ था। औद्योगिक लाइसेंस नीति में बदलाव किया गया था और ये नीति आई थी 1991 में। प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देशित करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 29। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है आपका। आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 39, जो कि राज्य को निर्देश देता है उसके नागरिकों के लिए। प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है? चारों में देखिए कौन सा आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी वालों का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति की शपथ जो है अनुच्छेद 60 में है। हम इसे कॉमन सेंस से भी लगा सकते थे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुच्छेद 54 के तहत होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है अनुच्छेद 61 के तहत, और भारत का उपराष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 63 के तहत। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 23, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो किस अनुच्छेद के माध्यम से अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन बी चुनने वालों का यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस अनुच्छेद को जरूर याद रखना है, अनुच्छेद है 301। प्रश्न नंबर 24 है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? सत्ता के केंद्रीकरण पर, सत्ता के एकीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, द्विविभाजन कानून पर? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। देखिए कथन बना करके प्रश्न पूछ लेता है कि पॉइंट 1, पॉइंट 2 में हमने आपको एक दिन बताया था, वहाँ पर दिया हुआ था कि सत्ता के केंद्रीकरण, तो सत्ता के केंद्रीकरण नहीं होता है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होता है पंचायती राज सिद्धांत। भारत में
पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया गया था? राजस्थान। तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर आप सभी को पता है 2 अक्टूबर 1959 में। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। रेगड़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यह हल्के रंग की मृणमय चिकनी और उर्वर मृदा है। यह उष्ण और आर्द्र परिस्थितियों के कारण दक्षिणी बेसाल्टी लावा पर विकसित हुई है और इस मृदा में व्यापक रूप से कपास की खेती की जाती है। सही का चयन करना है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। 2 और 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए रेगड़ मृदा किसकी बात हो रही है? काली मिट्टी की बात हो रही है। तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए एक अच्छी मिट्टी मानी जाती है और इसका जो निर्माण हुआ है यह विकसित हुई है बेसाल्टी लावा से, यह विकसित हुई है और इसका रंग जो है हल्के रंग की नहीं होती है, ये गहरे काले रंग की मिट्टी होती है जो कि चिकनी और उर्वर मृदा है ये। तो इसी प्रकार परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, प्रत्येक कंसेप्ट आपको पता रहना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 26। निम्न विटामिनों को उनके सही वैज्ञानिक नामों के साथ मिलान करें। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल, फर्स्ट का जो है सी आएगा। उसके बाद में विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल, तो बी सेकंड का बी आएगा। तो सी और बी तो ऑप्शन ए में है, तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक एसिड और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कोलिक कैल्सिफेरोल। प्रश्न नंबर 27 है, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? इम्पोर्टेंट है, आरओ में शायद ये प्रश्न पूछा गया है। तो चारों में देखिए क्या राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है, कॉपर, टीन और जिंक, इसके मिश्रण से बनती है गन मेटल। अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 28, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, सोनभद्र, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सोनभद्र। सोनभद्र जो है 4 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। 4 राज्य आपको पता भी होगा, बिहार है, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ है और आपका मध्य प्रदेश राज्य है। इन 4 राज्यों से जो है सोनभद्र की सीमा लगती है। सहारनपुर की सीमा जो है 3 राज्यों से लगती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। भारत की पवित्र नदी गंगा उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जनपदों से होकर प्रभावित होती है? 21, 28, 32, 34। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, यह 28 राज्यों से होकर प्रभावित होती है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कितने करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं? प्रश्न पूछा गया है कि 2024-25 में कितने करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। कल भी हमने एक प्रश्न लिया था उत्तर प्रदेश बजट से और आज भी हमने एक प्रश्न शामिल किया है। इसका जो मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट अवश्य कराऊंगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 24,863 करोड़ रुपए की नई योजनाएं जो है शामिल की गई है 2024-25 के बजट में उत्तर प्रदेश के। तो याद भी रखना जरूरी है, किस प्रकार रखेंगे? तो यहाँ पर रखना है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। या फिर ये एक ऐसी संख्या है, जिसमें 1 नहीं है परंतु 2 से लेकर के लगातार 8 तक की संख्या इसमें शामिल है। थोड़ा सा लॉजिक लगा है परंतु जो है एग्जिट मान हमको याद करना है। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व बिहार राज्य का है। तो ये बात सही है, बिहार राज्य का जो है सर्वाधिक जनघनत्व है। 2011 की जनगणना के आधार पर राज्यों में
उत्तर प्रदेश जनघनत्व में चतुर्थ स्थान पर है। ये देखना है कि चौथे स्थान पर ये उत्तर प्रदेश जनघनत्व के मामले में। सी वाले पॉइंट को देखते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर मिजोरम की साक्षरता लक्षद्वीप से अधिक है, या फिर भारत के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनघनत्व दिल्ली का है। तो सही आंसर यहाँ पर आपको देखना है कौन से वाला आएगा। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप की साक्षरता दर जो है मिजोरम से अधिक है। तो लक्षद्वीप की कितनी साक्षरता दर है? तो इसकी साक्षरता दर है, थोड़ा सा अंतर है, 91.8% है, और वहीं पर मिजोरम की साक्षरता दर 91.3% है। थोड़ा सा अंतर है। तो याद रखेंगे लक्षद्वीप की जो मिजोरम से अधिक साक्षरता दर होती है, और राज्यों में जो है मिजोरम की साक्षरता दर अधिक देखने को मिलती है। तो इस प्रकार यहाँ पर सी राइट आंसर था। तो यहाँ पर ये भी एक अच्छा पॉइंट था बी वाला। ये जरूर याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश जनघनत्व में चतुर्थ स्थान पर आता है। फर्स्ट स्थान पर बिहार है, तो यहीं पर जो है सेकंड स्थान को भी याद रखना है, में आता है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का आता है। और तीसरा जो स्थान आता है, एक अच्छा प्रश्न बन सकता है परीक्षा में, केरल का आता है। और चौथा नंबर जो अपना उत्तर प्रदेश का आता है जनघनत्व के मामले में। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये भी। वैसे तो सभी अच्छे प्रश्न हमारी क्लास में होते हैं। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। प्रश्न नंबर 32 है, रामसर कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था। भारत में यह कन्वेंशन 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ था। सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो तीनों कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। कल वाली क्लास में भी हमने ये प्रश्न शामिल किया था, और हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश जो है रामसर साइटों के मामले में दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10 रामसर स्थल हैं। और तमिलनाडु में कल वाली क्लास में 16 बताया था, परंतु थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कितने हो चुके हैं। 18 हो चुके हैं। भारत में सबसे अधिक 18 रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है जिसमें 10 है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस प्रश्न को लेने का उद्देश्य केवल यही था कि एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था, शायद वो पर डे जो है करंट अफेयर की क्लास देखता होगा। हाल ही में भारत के 3 नए आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। देखिए 3 शामिल किए गए हैं, और ये शामिल किए गए हैं नए रामसर स्थलों को 14 अगस्त 2024 को शामिल किया गया है। हमने क्लास अपलोड की थी 20 तारीख को और बनाई थी 19 तारीख को। तो ये जो है 14 अगस्त 2024 का लेटेस्ट डाटा था। परंतु पर्सन जो है कैसे पूछ सकता है, जब एक वर्ष में 2 घटनाएं हो जाती हैं, या तो वो फिर मंथ देकर पूछेगा कि उस मंथ में जो है रामसर साइटों की संख्या 82 है, तो ऐसे पूछ लेगा, या फिर पूछेगा जैसे कि ये 14 अगस्त का है, तो 14 अगस्त 2024 को रामसर स्थलों की संख्या भारत में कितनी है, तो वहाँ पर आंसर लगा देना होगा 85 है। और ये जो 3 रामसर स्थल शामिल हुए यहाँ पर देख लेते हैं। नजरायण पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है, और काजीवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, और तवा जलाशय मध्य प्रदेश में। ये 3 ने शामिल किए गए हैं 14 अगस्त 2024 को। तो चलिए हमने इस प्रश्न को शामिल किया था। एक अच्छा पॉइंट ये भी है यहाँ पर, भारत के रामसर स्थल देश कुल आर्द्रभूमि का लगभग 10% हिस्सा है। इस प्रकार का जो है प्रश्न कथन बना करके दे दिया जाता है। तो 10% हिस्सा है, याद रखना है। तो हम जो है आपको प्रत्येक क्लास में उचित इन्फॉर्मेशन देते हैं, और प्रश्न पैटर्न के हिसाब से ही प्रश्न आपको उपलब्ध कराते हैं, ताकि आप एक सुनिश्चित तरीके से एग्ज़ाम को क्लियर कर सको। तो कम समय की क्लास होती है, और अच्छे लेवल के प्रश्न यहाँ देखने को मिल जाते हैं। जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो धन्यवाद दोस्तों।